Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In this video, we are going to discuss a particular type of bond, that is metallic bond. There are various types of bond that exist: ionic bond, covalent bond, hydrogen bond, metallic bond. So in this topic, we'll particularly discuss metallic bond. Okay? So metallic bond की अगर हम बात करें तो मेटल्स के बीच में ही एग्जिस्ट करता है. बेसिकली मेटल्स क्या होते हैं, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को एज मेटल्स, कुछ को नॉन मेटल्स और कुछ को मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज. सो मेटल्स जिनको बोला गया उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी? जनरली दे वर शाइनिंग इन नेचर, दे हैड अ ब्राइट लस्टर, दे हैड हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज, दे वर malleable, they were ductile and they had high tensile strength. The metals are those which had following characteristics shown in their nature. Okay? अब मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. सो मेटल्स के अंदर ऐसा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से उसके एलिमेंट्स एक दूसरे से, एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड. ठीक है. सो बेसिकली मेटालिक बॉन्ड क्या है? व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अमंग अ लेटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस. इट इज अ बिग स्टेटमेंट, इसमें हम एक एक टर्म को समझते हैं. सो मैंने क्या बोला? मेटालिक बॉन्ड is the sharing of free electrons among a lattice of positively charged metal ions. So जो हमारे metals हैं, क्योंकि वो easy electron donate कर सकते हैं तो वो metal ions की form में exist करते हैं, positively charged होते हैं. and उसके अलावा क्योंकि उन्होंने जो electrons donate किए वो उनके आसपास ही exist करते हैं, ठीक है. so उन्हीं electrons की जब free sharing होती है तब ये metallic bond exist करता है. ठीक है जी. अब मेटालिक बॉन्ड है, मेटल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज शेयरिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस का पूरा लेटिस प्रेजेंट है. ठीक है जी. बट इसमें जो शेयरिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, ये बॉन्डिंग कैसे हो रही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई. सो वी हैव 3 थ्योरीज टू डिस्कस. फर्स्ट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. Second is valence bond theory for the bonding in metals, and third is the molecular orbital theory of bonding in metals. So valence bond theory, metallic bond theory and molecular orbital theory ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, बट हमने उसको कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा है ना, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अलग अलग स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ा. मेटल्स में भी थोड़ा सा उसको इसी तरह से इम्प्लाई करना है, बट कुछ चेंजेस होंगे, उनको हमें यहाँ पे समझना है कि मेटल्स पे कैसे अप्लाई होती हैं थ्योरीज. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की जब बात हुई तो लॉरेंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल सजेस्ट किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला. ठीक है जी. उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी मेटल की जिनको कंसिडर करके ये मॉडल सजेस्ट किया. वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? फर्स्ट, दैट द मेटल हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सेकंड दैट दे हैव लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स. इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करके उन्होंने ये थ्योरी सजेस्ट की कि भाई ये थ्योरीज मेटल पे अप्लाई होती है. सो ये 2 फैक्टर्स को समझते हैं. देखो, फर्स्ट उसने क्या कहा कि मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है. ये तो अंडरस्टूड है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है. देखो, मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो मेटल से ना इतनी स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होते. उन जो मेटल का जो न्यूक्लियस है एंड जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में इतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है. ठीक है. उसी की वजह से क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर नहीं है एंड इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो सकते हैं. इसी की वजह से जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है एंड इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकते हैं. यही रीजन है कि मेटल में हमेशा फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. अब सेकेंड फैक्टर की बात करें कि जो मेटल्स होते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. बिल्कुल सिंपल रीजन है, क्योंकि मेटल्स हमने एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एस ब्लॉक वालों को क्लासीफाई किया है. ठीक है. उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं. अगर हम इन सब में देखें तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं. उसी की वजह से क्या होता है, जो इनके मोस्टली वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं. ठीक है जी, है ना, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं. तो इन्हीं 2 फैक्टर्स को कंसिडर करके लॉरेंस ने एक मॉडल सजेस्ट किया कि इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है या ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं मेटल के अंदर. सो जो मॉडल लॉरेंस ने सजेस्ट किया उसके हम फीचर्स को, इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं. लॉरेंस ने ये बोला कि इस मॉडल में जो पॉजिटिवली एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं, यानी कि जो हमारे मेटल के न्यूक्लियाई हैं, these आर सराउंडेड बाय अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन.
अभी हमने बोला कि मेटल में लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो उसी की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके रिमूव हो जाते हैं। सो वो मेटल के आसपास ही घूमते रहते हैं, ठीक है। सो जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल होते हैं उनको कर्नल्स बोला गया। दीज पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स ऑफ मेटल एटम्स आर अरेंज्ड इन अ मेटालिक लैटिस, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से सारे पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम्स अरेंज्ड हैं। अब हर जो एक कर्नल है या फिर पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, इसके आसपास जो लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हर टाइम प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब जो ये लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कर्नल के आसपास प्रेजेंट है एंड ये एक मेटालिक लैटिस में सब प्रेजेंट है। इसी मॉडल को बोला गया फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फिर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्लियर? आई होप कि आपको ये वाला मॉडल क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। सो इसी मॉडल के बेसिस पे मेटालिक बॉन्ड को डिफाइन किया गया एंड इट वाज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स and the positive kernels which binds the metal atoms together. Okay, so this is defined as the metallic bond. This was the first model and इसी के बेसिस पे मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया, जो कि बहुत यूजफुल भी रहा ये मॉडल, ठीक है। सो उसने किस किस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया? उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसमें जो लस्टर है वो क्यों होता है ना। हमने बोला कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं नेचर में। अब उसका रीजन क्या है? देखो, लाइट जो होती है मेटल के सरफेस को पेनिट्रेट तो नहीं कर पाती, मेटल के सरफेस पे टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसी की वजह से क्या होता है, देयर इज एन अपर लिमिट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच द फोटोन्स आर रिफ्लेक्टेड, है ना। वो अपर लिमिट की वजह से ही इनके अंदर एक शाइन दिखाई देती है। जब ये ऑसिलेशन होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट एमिट भी होती है। उसी की वजह से जो ये लाइट का एमिशन हुआ आफ्टर द रिफ्लेक्शन, जो कुछ लाइट एमिट हुई, उसी की वजह से ये शाइनिंग अपीयरेंस इनके सरफेस पर दिखाई देती है, ठीक है। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स की कंडक्टिविटी के बारे में क्या बोला गया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन क्या है? देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर फ्री टू फ्लो एंड देन इसी वजह से दे कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट। सो ऑब्वियसली दे हैड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी भी उनकी हाई थी, क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, एक पार्ट से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अगर हम मेटल के एक पार्ट को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी उस रीजन में, और वो एक दूसरे से टकरा के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। इसी की वजह से जो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी एंड मेटल के एक पार्ट को हम हीट करते हैं और उसका दूसरा एंड भी अपने आप हीट हो जाता है, क्योंकि वो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से जो हीट है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। ये मेलिएबल है, डक्टाइल है ना। ये भी एक्सप्लेन हो पाया इस मॉडल से, क्योंकि ऑब्वियसली जो इसमें बॉन्ड्स हैं वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं और रिफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है जी। इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। सो ऑब्वियसली मेटल क्या है, ब्रेक नहीं होते और बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो पाते हैं, इसलिए उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। उसका रीज़न वही है कि जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज कर्नल होते हैं और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जो इनको हमेशा बाइंड करके रखती है विदाउट ब्रेकिंग। ओके, सो दिस वॉज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एंड इट्स बेनिफिट्स। क्या क्या चीज़ों से एक्सप्लेन हो पाई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मॉडल. The second model is valence bond theory of bonding in metals. Okay, so देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने नॉर्मल अपने कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए भी पढ़ी है ना, जब हाइब्रिडाइजेशन की बात हुई उसके बाद फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। सो मेटल्स की बॉन्डिंग में भी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑब्वियसली पॉलिंग ने ही दी थी एंड उसने क्या बोला कि जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं हम उसको भी कोवलेंट नेचर के हिसाब से ट्रीट करेंगे, कि जो मेटालिक बॉन्ड है उसका भी क्या है, कोवलेंट नेचर है, ठीक है। एंड जो इसके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है मेटल्स के, उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं। ओके, नाउ एक जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस था नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स में और जो मेटल्स में कोवलेंट बॉन्ड है उनके अंदर जो देखा गया वो ये था कि अगर हम मेटल्स के कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, है ना, तो यहाँ पे जो मेटल्स के कोवलेंट बॉन्ड थे उनमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी प्रेजेंट थी। ऑब्वियसली इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम प्रेजेंट है, तो अगर हम मेटल में पूरे लैटिस में ओवरलैप कराएंगे भी तो इतने तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है कि वो अपने सारे नेबरिंग एटम से ओवरलैप कर पाए। सो इसमें जो बॉन्डिंग होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जबकि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता, उसमें कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत कम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है
अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है वो नहीं प्रेजेंट होती। सो ये एक डिफरेंस था मेटल की बॉन्डिंग में और सिंपल जो हम कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं उनकी बॉन्डिंग में। सो जो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी प्रेजेंट है इसको कंप्लीट करने के लिए और बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए इसके लिए डीलोकलाइजेशन सजेस्ट किया गया। तो पॉलिंग ने क्या किया कि अगर बॉन्डिंग हो रही है और ये थ्योरी उसको सेटिस्फाई भी कर रही है, दैट मीन्स उसमें बस थोड़ा सा कुछ चेंज आ रहा है। वो थोड़ा सा चेंज क्या था कि यहाँ पे डीलोकलाइज बॉन्ड्स मे बी प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये थ्योरी अप्लाई हो पा रही है। सो इसमें हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखो आप लिथियम मेटल का एग्जाम्पल लो, जो कि एक बीसीसी लेटेस्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि एग्जिस्ट करता है ना सॉलिड फॉर्म में। सो लिथियम एटम हमें पता है जब एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो फर्दर 8 नियरेस्ट नेबर से शेयर होता है ना। सो हर लिथियम एटम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s1 है इसके वैलेंस शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक ही तो नेबरिंग एटम से शेयर कर पाएगा, 8 नेबरिंग एटम से कैसे शेयर करेगा? ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं अगर हम सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग देखें। सो इसी के लिए सजेस्ट किया गया कि इनकी डीलोकलाइजेशन होता रहता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब है ऑब्वियसली अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उस बॉन्डिंग के लिए, एंड उनका जो नेट रेजोनेंस हाइब्रिड होगा स्ट्रक्चर का, उसी को हम ट्रू स्ट्रक्चर मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। सो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो। देखो अगर हम एक Li2 इन्होंने एक Li4 का मॉलिक्यूल लिया और उसमें सजेस्ट किया कि कैसे कैसे बॉन्डिंग हो सकती है। फर्स्ट वाले में देखो सिर्फ Li में 2 कोवलेंट बॉन्ड्स की बात की गई, नेक्स्ट वाले में इन 2 में बात की गई, थर्ड मॉडल में देखो 2 कोवलेंट बॉन्ड है, आयंस भी आ गए Li माइनस Li प्लस, देन इसमें भी Li प्लस Li माइनस आ गए। तो इसमें ये अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर सजेस्ट किए गए कि हम 4 Li एटम्स को लेते हैं तो वो कैसे आपस में जुड़ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके बीच में बॉन्डिंग होने की और जुड़ने की। ठीक है, सो इन सब को स्टडी करके बेसिकली यही कंक्लूजन दिया गया कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो मेटल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकती है, बट उसमें आपको एक और फैक्टर को कंसिडर करके चलना है कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है बॉन्ड्स का, और रेजोनेंस हाइब्रिड से ही हम इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, अलग अलग डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर से मिलकर जो बना होगा। एंड द प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्ड्स and ionic forms can explain the electrical conductivity of metals। ठीक है जी। सो ये हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर मेटल्स। जो थर्ड थ्योरी दी गई वो थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स। इसको हम बैंड मॉडल भी बोलते हैं। जैसे हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करते हैं ये भी वैसी ही थी। उसमें भी यहाँ पे हमने यही बोला कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, उसी तरह से। सो इसको भी हम एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं समझना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, एंड फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि बैंड मॉडल में एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ से लिथियम से। सो अगर हम लिथियम मेटल की बात करें ना, सो जब लिथियम की हम बात कर रहे हैं तो लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2s है वैलेंस ऑर्बिटल, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो अंदर वाला 1s है वो तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, होगा ही नहीं, उसमें तो अपनी 1s ओवरलैप करके सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बना लेते हैं, जो कि स्टेबलाइज हो जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। जो 2s है वो वैलेंस ऑर्बिटल है, सो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जब 2 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे 2 Li एटम के, तो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे 2s के। एक को बोलेंगे हम सिग्मा 2s, एक को बोलेंगे हम सिग्मा स्टार 2s। जो सिग्मा 2s है दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड जो सिग्मा स्टार 2s है दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो Li2 अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बन गया? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमें पता है बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। अब हम क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की यहाँ पे बात करें तो सिर्फ हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम और भी एटम्स को जोड़ के देखेंगे लिथियम में। सो हम Li3 की बात करते हैं, यानी कि 3 लिथियम एटम्स। जब 3 लिथियम एटम्स होंगे तो एक उनमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सो बेसिकली यहाँ पे 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे। ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा इसकी एनर्जी बॉन्डिंग से तो ज़्यादा होगी बट एंडिंग बॉन्डिंग वाले से कम होगी, यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में होगी। ठीक है जी। Li4 की बात करते हैं, अगर 4 लिथियम एटम्स जुड़े हों सो इसमें 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ऐसे ही हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑब्वियसली लिथियम का मेटल लेटिस है पूरा, तो उसके अंदर n लिथियम के एटम्स अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें सारे
n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होंगे उनमें एक टाइम पे एनर्जी गैप क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा एंड ये एक बैंड की तरह हमें विजिबल होगा, ठीक है। इसी की वजह से जो इसका नाम आया वो आया बैंड मॉडल या फिर बैंड थ्योरी। अब जो ये बैंड्स बन रहे हैं उनके बीच में एनर्जी लेवल बहुत ही कम होगा और लार्जर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तभी ये एक बैंड की तरह विजिबल होगा, ठीक है जी। सो ये बैंड थ्योरी से ये कंक्लूजन निकला कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग जब हम एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही मेटालिक बॉन्ड भी बनेंगे एंड जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही एमओज बनेंगे एंड greater the number of molecular orbitals, greater is the chances of formation of an energy band which has very less energy gap between the different levels of the molecular orbitals. Okay, ठीक है जी। सो अब आप ये नेक्स्ट डायग्राम देखो, इससे आपको बॉन्डिंग क्लियर हो जाएगी। देखो ये वाला डायग्राम देखो, इसके अंदर क्या है, ये है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन लिथियम एटम्स कि लिथियम में बैंड्स कैसे बने। देखो 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, 1s बैंड बना लेंगे, ठीक है। उसमें एनर्जी लेवल्स जो क्लोज होंगे 1s बैंड विजिबल होगा। 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल्स से वो ओवरलैप करेंगे, 2s बैंड बना लेंगे एंड जब 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो 2p बैंड बना लेंगे। बट इसमें होता क्या है, जो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहा है ना और जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके बीच में देखो एनर्जी गैप बहुत ही कम है, उनके बीच में एनर्जी गैप है ही नहीं, इतना कम है कि वो ओवरलैप भी हो सकते हैं, इतनी सिमिलर उनकी एनर्जी है। सो इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी बैंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट डायग्राम आप देखो, इसमें आपको बैंड्स दिखाए हुए हैं लिथियम के लिए और बेरिलियम के लिए। सबसे पहले हम लिथियम की बात करते हैं, जो ए वाला पार्ट है उसके अंदर देखो जो 2s बैंड है वो हाफ फिल्ड है और जो 2p बैंड है वो वेकेंट है। उसका रीजन क्या है, देखो अब हमने क्या बोला कि लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 2s1 है। अब जो 2s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऑक्यूपाई एक ही है। अब जब ये अलग अलग 2s वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनके ओवरलैप करेंगे एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, सो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो उतने ही होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एंड जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ ऑक्यूपाइड थे, वैसे ही अब जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे एंड जो उनकी वजह से बैंड का फॉर्मेशन होगा वो भी हाफ फिल्ड ही होगा लिथियम एटम में। इसलिए देखो जो 2s बैंड है उसमें वो कैसे शो हो रहा है, हाफ फिल्ड, एंड जो 2p बैंड है वो वेकेंट है क्योंकि उसमें तो अब तक कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है। बट आप ये चीज नोटिस करो कि जो 2s और 2p बैंड है ना, उनमें जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम है, वो इजिली ओवरलैप हो सकते हैं। इसी वजह से क्या होगा कि इनका इजिली ओवरलैप हो पाएगा एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी पॉसिबल हो सकता है। 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांसफर हो पाता है जिसकी वजह से कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब बेरिलियम मेटल्स पे मूव करते हैं। बेरिलियम मेटल के लिए देखो जो बैंड्स बनाए हुए वो क्या है, जो 2s बैंड है वो क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है। अब 2s बैंड यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड क्यों है, क्योंकि जो बेरिलियम है उसके वैलेंस शेल कौन सा है, 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। सो जब 2s अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन सारे फिल हो जाएंगे ना, तो दैट विल ऑल्सो बी कंप्लीटली फिल्ड। सो यहाँ पे जो लोअर बैंड है 2s बैंड, जिसको हम वैलेंस बैंड बोलेंगे, वो कंप्लीटली फिल्ड है एंड जो 2p बैंड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में भी ट्रांसफर हो सकते हैं क्योंकि एनर्जी गैप कम है, उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं एंड वो यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट अनऑक्यूपाइड है, ठीक है जी। अब अगर ये 2s और 2p बैंड्स ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो सकते हैं 2s से 2p एनर्जी बैंड में, जो कि आपको दिखाया भी हुआ है कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उधर शिफ्ट हो गए। इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जो 2 बैंड्स है वो कौन कौन से हैं, जो लोअर बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, जो ऊपर वाला बैंड है उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अगर ओवरलैपिंग के बाद वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि दीज आर कंडक्टिंग इन नेचर एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि मेटल्स में होता भी है, ठीक है जी। मेटल्स में यही तो होता है कि वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो उसका रीजन ये बैंड मेटल थ्योरी ने इजीली एक्सप्लेन कर दिया। देखो आप नेक्स्ट डायग्राम में देखो, यहाँ पे देखो जो मेटल के लिए डायग्राम है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, उनमें एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निग्लिजिबल एनर्जी गैप है, ठीक है, या फिर बहुत बहुत कम एनर्जी गैप है। उसी की वजह से यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है।
अगर सेकेंड वाला आप डायग्राम देखो दैट इज फॉर सेमी मेटल्स, है ना, यानी कि सेमी मेटल या फिर सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर थोड़ा सा एनर्जी गैप है, उसकी वजह से अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, नॉर्मली तो नहीं ट्रांसफर होते इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे एंड उस केस में ये भी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इतने अच्छे कंडक्टर नहीं है बट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्ट कर सकते हैं, सो इनको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स। थर्ड वाले डायग्राम में आप देखो कि यहाँ पे जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्टी बैंड्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते फॉर कंडक्शन। सो वैलेंस बॉन्ड्स बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर ही नहीं पाते, इसी वजह से दीज आर पुअर कंडक्टर्स और से बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। सो इस तरह से बैंड थ्योरी के बेसिस पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है मेटल्स में उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो आई होप कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड उसके अलग अलग थ्योरीज आपको बहुत अच्छे से अब समझ आ गई हो। अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।